है क्या? नो सर, कोई क्वेरी नहीं है। ओके चलो, अब सबसे इंपॉर्टेंट है रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया के पहले एक बार डेफिनेशन को रिवाइज करना बनता। फटाफट डेफिनेशन देखते हैं कि इंटेंजिबल एसेट क्या है। एक ऐसा आइडेंटिफाइबल, एक ऐसा नॉन मॉनिटरी, एक ऐसा विदाउट फिजिकल सब्सटेंस वाला एसेट है। एक ऐसा आइडेंटिफाइबल, एक ऐसा नॉन मॉनिटरी, एक ऐसा फिजिकल विदाउट फिजिकल एग्जिस्टेंस वाला एसेट है जिसको आपने हेल्ड करके रखे हुआ है। काय के लिए? प्रोडक्शन के लिए, सप्लाई के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, या फिर रेंटल के ऊपर किसी को देने के लिए। तो इंटेंजिबल एसेट क्या है? बोले एक ऐसा आइडेंटिफाइबल है, एक ऐसा नॉन मॉनिटरी एसेट है, एक ऐसा विदाउट फिजिकल सब्सटेंस वाला एसेट है जिसको आपने हेल्ड करे हुआ है प्रोडक्शन सप्लाई के लिए इस्तेमाल करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करने के लिए, किसी को भाड़े के ऊपर चढ़ाने के लिए। ओके, हाँ वो अपन लोग देखते रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। ठीक है, मेरे को एक बात बताओ, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया इंटेंजिबल का तो अपन लोग देखते, ठीक है। मेरे को पीपी का रिकॉग्निशन क्राइटेरिया कौन बताए? पीपी का रिकॉग्निशन क्राइटेरिया कौन बताए? सुकृता है कि बैच में? सुकृता बैच में है कि सुकृता? हाँ सुकृता, सुकृता आवाज येत आहे का माझा? अजीबो गरीब लोग यार। सुशांत आवाज आ रही है आपको मेरी? यस सर। पीपी का रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या था बताओ तो? जो बेनिफिट देता 12 महीने से ज्यादा, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देता 12 महीने से ज्यादा, यानी 1 साल से ज्यादा बेनिफिट मिलता उसका। नहीं नहीं, गलत हो रहे। बोलो बोलो क्या होगा पीपी का रिकॉग्निशन क्राइटेरिया? बेटा सुशांत अपन पढ़ रहे कि घर पे जाके इतना एस होते जा रहे, एस पे एस, एस पे एस चालू है, पढ़ रहे क्या आप घर पे? सुशांत सच्ची सच्ची बोलो। नो सर। क्यों? ऐसा मत करो यार, ऐसा मत करो, कोई भी मीनिंग नहीं आता। देखो अगर मैं एस पे एस खत्म करूं, मेरे को और 15 दिन लगे, मैं पूरे एस निपटा डाल। लेकिन अगर आप पढ़ ही नहीं रहे उसको तो कुछ भी मतलब नहीं आता, कुछ भी मतलब नहीं आता। अगर आप पढ़ाई ही नहीं कर रहे, ऐसा कुछ है क्या कि एस के अंदर तकलीफ होती पढ़ने में? ये सबसे इजी चीज है, इससे इजी कुछ नहीं रहता। हर सब्जेक्ट एस से डिफिकल्ट है, एस इतना इजी। सुशांत कुछ प्रॉब्लम है क्या? कुछ पढ़ नहीं रहे? देखो टेस्ट है, बाकी सब्जेक्ट तो सबके रहने वाले हैं ना। ऐसा तो होगा नहीं कि आप एक सब्जेक्ट पढ़ के चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले। पढ़ना जरूरी है, नहीं पढ़ रहे होंगे आप अपना नुकसान कर रहे। एक अटेम्प्ट इज इक्वल टू 6 महीने इज इक्वल टू 6 लाख रुपए का नुकसान। 6 लाख रुपए का जिसको नुकसान करना है वो पढ़ते मत पढ़, टाइम पास करोगा। ठीक है, सोमेश पढ़ा के बेटा। सोमेश यस सर। क्या है पीपी का रिकॉग्निशन क्राइटेरिया? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। और क्या है? और क्या है? एक ही है सिर्फ? दो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया रहते थे ना, दो एंड के साथ। एक फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है बस, और सेकंड वाला याद नहीं सर। वेरी वेरी पढ़ा था कि नहीं सुमेश पीपी का? यस सर। हाँ सर। ठीक है। प्रांजलि 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 बोलो। यस सर। बोलो पीपी का रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। सर वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द बिजनेस होना, मतलब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। मतलब और नहीं, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द बिजनेस और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दोनों बहुत अलग अलग टर्म्स है। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट रहता, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट रहते, दोनों में से कोई एक बोलो। हाँ, मतलब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो देता वो, और वो रिलायबली मेजर्ड होना चाहिए, उसकी कॉस्ट। उसकी कॉस्ट, उसकी कॉस्ट। ठीक है। अरे होशियार हो, ये यहाँ पे ही दिए हुआ है। It is probable that the future economic benefit will flow to the enterprise and the cost can be reliably measured। मतलब क्या सर, एक बात तो कम हो गई कि टेंजिबल का ही पढ़ेंगे तो इंटेंजिबल का भी बेनिफिट मिल जाता। टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों का रिकॉग्निशन क्राइटेरिया सेम है। चलो, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स और कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजर्ड।
Intangible assets should be initially measured at cost. The enterprise should assess the probability of the future economic benefit using reasonable and supportive assumptions that presents the best estimate of the set of economic condition that will exist over the useful life of asset. क्या बोलते हैं कि एंटरप्राइज ने ये सोच समझ के एसेट बनाना चाहिए. देखो एसेट बना रहे मतलब क्या, उससे आगे जाके आपको पैसा कमाने को मिलना चाहिए. तो क्या, जैसे पर्टिकुलर एक मैंने जैसे सुल्तान पिक्चर का राइट्स दिया, तो सुल्तान पिक्चर के राइट्स को मैं इंटेंजिबल करके बुक्स में लूं क्या, कब लूंगा मैं, अगर वो मुझे लगता कि यार आगे जाके मुझे पैसा कमा के देगा, तो भले आगे जाके कुछ भी हो, लेकिन आज मुझे लगना चाहिए कि हाँ तो ये पैसा कमा के देगा. इंटेंजिबल एसेट शुड बी इनिशियली मेजर्ड एट कॉस्ट. तो पक्की पक्की बात है, हर एक चीज इनिशियली इट इज मेजर्ड एट कॉस्ट ओनली. ठीक है. Separate acquisition. If an intangible asset is acquired separately, the cost of an intangible asset can be usually measured reliably. अलग से खरीदा, जैसे 250 करोड़ के राइट्स खरीदे, ऑफ कोर्स तो इंटेंजिबल एसेट आपकी बुक्स में कितने महंगा, 250 करोड़ के अंदर. This is particularly so when the purchase consideration is in the form of cash or other monetary asset. The cost of an intangible asset comprises of the purchase price, import duties and other taxes. Of course, ये कौन सी import duties and taxes है, जिसका आपको सेट ऑफ मिलने वाला, टीचर्स बोलो तो सेट ऑफ मिलने वाला है या नहीं. आप परचेस प्राइस के अंदर इंपोर्ट ड्यूटीज और टैक्सेस को ऐड कर रहे हैं. ऑफ कोर्स इनका सेट ऑफ आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा. अरे बाप रे बाप, अरे सेट ऑफ नहीं मिलेगा इसके लिए तो ऐड कर रहे ना. हाँ सर, नहीं मिलेंगे. हाँ, क्योंकि सेट ऑफ अगर मिल रहा होगा तो क्या हुआ होगा तेजस, उसका सेल के टैक्स के अगेंस्ट एडजस्ट हो गया होगा, तो अपन उसको कॉस्ट में नहीं लेंगे. इनका सेट ऑफ नहीं मिलता, रिकवर नहीं होता, सब्सिक्वेंट रिकवरेबिलिटी नहीं है, इसके लिए कॉस्ट में ऐड होता है. साथ ही साथ प्रांजलि ने जैसा बताया था, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट. ठीक है. प्रोफेशनल फीस, लीगल सर्विस, रजिस्ट्रेशन है, जैसे पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया. आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है, वहां पे एक है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का रजिस्ट्री, मुंबई के अंदर है. वहां पे आपको इसको ये रजिस्टर कराना पड़ता है. पूरे भारत के लिए एक ही ऑफिस है, वो इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जहाँ पे हर तरीके की ब्रांड नेम, ट्रेड नेम, कॉपी राइट्स, लोगोस, डिजाइन, ड्राइंग्स रजिस्टर किए जाते हैं आप लोगों के नाम के ऊपर. तो परफेक्ट फीस, कुछ फीस इन्वॉल्व रहती है उसके अंदर, कंपनी के हिसाब से, फर्म के हिसाब से. ठीक है. एनी ट्रेड डिस्काउंट शुड बी डिडक्टेड. तो रजिस्ट्रेशन फीस इसके अंदर ऐड की जाती है. रजिस्ट्रेशन फी क्या की, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम वगैरह रजिस्टर करने के पैसे लगते हैं, उसकी फीस कॉस्ट ऑफ एसेट के अंदर ऐड होगी. If an intangible asset is acquired in exchange of for shares or the securities of the reporting enterprise, the asset is recorded at its fair value or the fair value of securities issued, whichever is more clearly evident. ठीक है. मैंने सामने वाले से एक डिजाइन खरीदी. ठीक है, डिजाइन खरीदी. वो डिजाइन है पर्टिकुलर, कुछ ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट की डिजाइन है. वो इंस्ट्रूमेंट हम मार्केट में डिजाइन से बेचेंगे. वो इंस्ट्रूमेंट एक्चुअली क्या है मालूम है कि हार्वेस्टिंग का एक इंस्ट्रूमेंट है. बोले उससे बहुत फटाफट काम हो जाता, बोले ट्रैक्टर के पीछे वो लगा दिया ना, बोले हार्वेस्टर उस तरीके का, बहुत फटाफट हार्वेस्टिंग हो जाता. तो डिजाइन मैंने किसी से खरीदा. इसके अगेंस्ट मैंने उसको शेयर्स दिए, मेरे कंपनी के कितने, 1 लाख शेयर्स दिए. ठीक है, जिसकी आज की बीएससी की वैल्यू है 10 रुपए. बताओ मेरे लिए डिजाइन कितने में रिकॉग्नाइज करूंगा बुक्स के अंदर. डिजाइन लिया, उसके बदले मैंने उसको मेरे कंपनी के 1 लाख शेयर दिए. मेरे कंपनी के शेयर की आज की मार्केट वैल्यू 10 रुपए. बताओ मैं डिजाइन कितने के अंदर बुक्स में लूंगा, बोलो. 10 लाख. वेरी 10 गुड, लाख. 10 लाख. बोले कितने के ऊपर करूंगा, फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स इशूड. समझ में आ रहा ना, एकदम सिंपल है. 10 रुपए में बीएससी पे चल रहा था, मैंने उसको इनफैक्ट 10 लाख रुपए दिए या फिर 10 लाख की शेयर दी, उसके बदले डिजाइन दी. ठीक है. आगे का अपन लोग कल देखेंगे. हैव अ ग्रेट डे. थैंक यू.